हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं पीजीबीपी का 13th वीडियो। पिछले वीडियो में हमने सबसे लास्ट में रिकवरी ऑफ बैड डेट्स का पार्ट कवर कर लिया था। आज हम देख रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स सेक्शन 36 सब सेक्शन 1.7 है। आपको पता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डिसअलाउड होता है। तो एक तरीके से हम बोलते हैं कि जब भी पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इसको अलाउ नहीं किया जाता, इसको लेते नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है कि सर्टेन पर्सन के लिए कुछ हद तक ये अलाउ हो जाता है, तो वही कवर करेंगे। In the case of following person, provision for bad debt shall be allowed to the extent of specified amount। अब देखिए यहाँ पे पर्सन दे रखा है। पर्सन में क्या बोल रखा है कि एक शेड्यूल्ड बैंक है जो कि फॉरेन बैंक नहीं है, एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक है या एक कोऑपरेटिव बैंक है, अदर देन ए प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और ए प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इनको छोड़ के शेड्यूल बैंक होना चाहिए, नॉन शेड्यूल बैंक होना चाहिए या इनको छोड़ के कोई कोऑपरेटिव बैंक होना चाहिए, तो उसकी टोटल इनकम के 8.5% तक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अलाउ हो जाएगा। क्या बोला मैंने? टोटल इनकम के 8.5% तक। ठीक है, इसमें आपको कोई डिडक्शन लेस नहीं करनी। जब भी आपको टोटल इनकम का 8.5% देखना है तो कोई डिडक्शन लेस नहीं करनी। जैसे हम बोलते हैं ना एटीसी से लेके एटीयू की, ये कोई डिडक्शन लेस नहीं करनी। और साथ में आप जो भी ये डिडक्शन पढ़ रहे हो 36 सबसेक्शन 1.7 ए की, ये भी डिडक्शन आपको लेस नहीं करनी। ये नहीं कि देखिए जैसे आपने क्या करा कि बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ले रखा है कितना, 20,000, क्योंकि आप शेड्यूल बैंक हो या आप नॉन शेड्यूल बैंक हो या आप कोऑपरेटिव बैंक हो। ठीक है, अब आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट हुई तो टोटल इनकम इससे पहले होगी, क्योंकि आपने 20,000 प्रोविजन दिखा रखा है, तो उससे पहले की जो टोटल इनकम है उसका 8.5% निकला 30,000। तो अब हम क्या बोल देंगे, हाँ आपको ये अलाउड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है टू दैट एक्सटेंट पीबीडीडी इज अलाउड। कहाँ तक? टोटल इनकम के 8.5% तक। इसका मतलब आपका 30,000 निकला है टोटल इनकम का 8.5%। और जबकि आपने प्रोविजन अपने बुक्स में दिखा रखा है 20, बिल्कुल ठीक दिखा रखा है कि इस हद तक अलाउ है। लेकिन अगर आपने 35,000 दिखा रखा है और आपका निकला कितना, 30,000, तो 30,000 ही आपको अलाउ होगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोविजन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट और टोटल इनकम का 8.5% विच इज लेस। सीधी सी बात है, यही बोल सकते हैं, क्योंकि इस हद तक ही आपको अलाउ हो रहा है तो आपको 30,000 रुपीज़ तक का ही अलाउ होगा। टोटल इनकम का 8.5%, क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल के बताया कि टोटल इनकम का 8.5% 30 निकल रहा है। आपका जो भी निकले उस हद तक अलाउ होगा, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं होगा। उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे ये बोल रहा है। फिर इसके अलावा बोल रहा है कि एडिशनल डिडक्शन फॉर द पर्सन कवर्ड अंडर ए, जो कि शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक या कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहा है, तो बोल रहा है उन्हें एडिशनल डिडक्शन भी मिलती है। तो पहला क्या दे रखा है, 10% ऑफ द एग्रीगेट एवरेज एडवांसेज मेड बाय द रूरल ब्रांचेज ऑफ सच बैंक। जो भी शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड या कोऑपरेटिव बैंक है, उनकी जो भी रूरल ब्रांचेज है वो क्या करती है, एडवांसेज देती है। तो उनका जो भी टोटल एवरेज एडवांसेज हुआ उसका 10% डिडक्शन मिल जाएगा, तो ये भी डिडक्शन मिलेगी। देखिए इसके अलावा दूसरा बोल रखा है, फर्दर एट इट्स ऑप्शन फर्दर डिडक्शन शैल ऑल्सो बी अलाउड फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द इनकम डेराइव्ड फ्रॉम रिडक्शन of securities in accordance with a scheme framed by central government provided such income has been disclosed in the return of income under the head PGBP। यानी बैंक एक तरीके से क्या कर रहा है, कहीं सिक्योरिटीज़ भी खरीद रहा है तो उस पर जो जनरली उसको क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है, तो उतने तक डिडक्शन मिल सकती है, क्योंकि उस इनकम से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर भी किया होगा। तो ये बोल रहा है कि जो भी एक्सपेंडिचर किया उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, पर कितने तक, जितनी आपने उन सिक्योरिटीज़ के रिडम्पशन होने पर, मतलब मैच्योर होने पर जो भी आपको इनकम मिली है उस हद तक ही मिलेगी। लेकिन याद रखना, जो भी इनकम है उसको आपने पीजीबीपी में दिखाया हो, ये नहीं आप अदर सोर्सेज में दिखा रहे हो या आप बोल रहे हो कि वो हमारा काम नहीं है। अगर आपका काम नहीं है तो उससे रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो आपके दूसरे हेड में जाएगी, पीजीबीपी में नहीं जाएगी। ठीक है, क्या वो किस में चले आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले आएगी, तो फिर आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। लेकिन अगर आपने पीजीबीपी की इनकम में दिखाया, जब आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है और आपने इनकम के फॉर्म में दिखाया, तो इसका मतलब डिडक्शन भी आपको मिल जाएगी। वैसे बी में क्या बोल रखा है, जैसे आपने टोटल इनकम का 8.5% देखा, यहाँ पे टोटल इनकम का 5% है, सेम टू सेम पार्ट है, पर किन के लिए है, देखिए वहाँ पे शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड और कोऑपरेटिव बैंक है, यहाँ पे क्या है, फॉरेन बैंक, क्योंकि वहाँ पे ऊपर हमने क्या बोला था, अदर देन फॉरेन बैंक, तो यहाँ पे फॉरेन बैंक यहाँ आ गया। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गया और स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आ गया, या स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन आ गया, या एनबीएफसी आ गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो टोटल इनकम का 5%, वही जो डिडक्शन आप निकाल रहे हो या जो डिडक्शन जैसे आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बुक्स में दिखा रखा है वो आपको लेस नहीं करना। ठीक है, इसी तरीके से और जो चैप्टर 7 की एटीसी से एटीयू जो भी डिडक्शन आती है वो आपको लेस नहीं करनी, उससे पहले की इनकम का 5% कैलकुलेट करना है। फिर अगर वो प्रोविज़न उतने हद तक आ रहा है तो ठीक है, अगर प्रोविज़न आपने ज़्यादा अकाउंट्स में दिखा रखा है तो आप नहीं दिखा पाओगे और टोटल इनकम के 5% तक का ही दिखा पाओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये भी बोल रखा है नोट्स में
कि इन केस ऑफ पर्सन कवर्ड अंडर दिस सेक्शन द डिडक्शन फॉर बैड डेट्स अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1.7 शैल बी लिमिटेड टू एन अमाउंट बाय विच सच डेट्स एक्सीड द क्रेडिट बैलेंस इन द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मान के चलिए 22,000 अलाउड हुआ, ठीक है, और आपका बैड डेट्स रियल में निकल के आ गया 30,000, तो आपको 8,000 का ही बैड डेट्स अलाउ होगा। अब आप बोलोगे सर अगर मेरा बैड डेट्स 30 नहीं आता, मेरा 22 आता या 20 आता, मतलब 22 जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ये क्या है, पीवीडी, इससे मेरा कम बैड डेट्स आता, या तो 22 ही आता सेम, या 20 आता, या 18 आता, कम आता, तो आपको बैड डेट्स अलाउ नहीं होगा। कहने का मतलब या तो आपको प्रोविजन अलाउ होगा या आपको बैड डेट्स अलाउ होगा। और बैड डेट्स कब अलाउ होगा, जब वो एक्स्ट्रा है, वो प्रोविजन से ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि शैल बी लिमिटेड टू एन अमाउंट बाय विच सच डेट्स एक्सीड द क्रेडिट बैलेंस इन द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इफ द एक्चुअल बैड डेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज लेस और इक्वल टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स नो डिडक्शन फॉर बैड डेट शैल बी अलाउड। यही मैंने बताया अभी आपको कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेरा 22 है, तो अगर जो बैड डेट्स है वो 22 या उससे कम बन रहा है तो बैड डेट्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा है तो एक्सिस अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखिए रूरल ब्रांच का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ना, ये रहा इस वाले केस में रूरल ब्रांचेज ऑफ सच बैंक की शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक या कोऑपरेटिव बैंक की जो रूरल ब्रांचेज होती है वो क्या होती है, जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा नहीं है, जो लास्ट क्या पॉपुलेशन काउंटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बोल रहा है रूरल ब्रांच मीन्स ए ब्रांच ऑफ ए शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक सिचुएटेड इन ए प्लेस which has a population of not more than 10,000 according to the last preceding census, जो पिछली जनगणना हुई थी, ठीक है, पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी, ऑफ विच द रेलिवेंट फिगर्स, जिसके जो भी रेलिवेंट फिगर्स है, हैव बीन पब्लिश बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। तो जैसे प्रीवियस ईयर 1920 है तो 1 अप्रैल 19 को जो इनके रेलिवेंट फिगर पब्लिश हुए थे। अब देखिए लास्ट जनगणना तो कब होती है, जैसे आपको पता है कि 2001, 2011 जनरली ऐसे है ना, तो उसके जो रेलिवेंट फिगर है वो हर साल पब्लिश हो रहे हैं। तो बोल रहा है कि उसके जो 1 अप्रैल 19 का पार्ट है उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से कम होनी चाहिए। तो जो भी शेड्यूल्ड बैंक की ब्रांच है वो रूरल ब्रांच कहलाएगी, या नॉन शेड्यूल्ड बैंक की जो भी ब्रांच है वो रूरल ब्रांच कहलाएगी। अब देखिए बोल रहा है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेशल रिजर्व सेक्शन 36 सबसेक्शन 1.8, ठीक है। देखिए इसमें जनरली बोल रहा है कि जो डिडक्शन मिलती है स्पेशल रिजर्व की वो कब मिलती है, अगर एक स्पेसिफाइड एंटिटी हो जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहा हो। अब आप बोलोगे सर स्पेसिफाइड एंटिटी कौन है, वो नीचे कवर कर रखा है, जिसमें फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आ सकते हैं, हाउसिंग से रिलेटेड कॉर्पोरेशन आ सकते हैं, लेकिन जिनका काम क्या होगा एक तरीके से लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, ठीक है। अब वो पर्पज भी यानी स्पेसिफाइड बिजनेस भी साइड में दे रखा है। तो बस ये बोल रहा है कि अगर ये पार्ट होगा तो डिडक्शन मिल जाएगी, और डिडक्शन क्या मिलेगी, तीनों में से जो कम हो, तीनों में से जो कम हो। तो बस यही पढ़ना है आपको। तो देखिए बोला डिडक्शन इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ए स्पेसिफाइड एंटिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस। ये आ गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक स्पेसिफाइड एंटिटी और उसका स्पेसिफाइड बिजनेस है, तब जाके वो स्पेशल रिजर्व क्रिएट करेगा और उसको डिडक्शन मिल जाएगी। डिडक्शन क्या है, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन शैल बी लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ट्रांसफर टू द रिजर्व अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के दौरान कितना रिजर्व ट्रांसफर किया, ठीक है, यानी PNL टू रिजर्व कितना बनाया आपने, PNL अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। दूसरा बोला 20% ऑफ द प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आपका काम क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना। अब उसके लिए स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए सोर्स क्या है, यानी सॉरी पर्पज क्या है, तो पर्पज अभी पता चल जाएगा। तो ये बोल रहा है कि जो भी आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप स्पेसिफाइड बिजनेस में हो, तो जो भी आपको प्रॉफिट मिला है उसका 20% तक अलाउ होगा। इसका मतलब अगर रिजर्व आपने ज़्यादा ले लिया है बुक्स ऑफ अकाउंट में तो जरूरी नहीं कि वो आपको अलाउ हो, क्या पता प्रॉफिट का 20% उससे कम आ रहा है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। और तीसरा ये भी हो सकता है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व। तो जो पेड अप शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व उसका टोटल कीजिए और उसका दुगना कर दीजिए। तो अगर तीनों में से जो कम आ रहा है वही डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ होगा। अब देखिए नोट्स में क्या दे रखा है, स्पेसिफाइड एंटिटी कौन है और स्पेसिफाइड बिजनेस कौन है। और एक और आएगा कि अगर आपने स्पेशल रिजर्व में से कुछ निकाल लिया पार्ट तो वो आपकी डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा और वो आपके बाई साइड में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इनकम जैसे हम सेल करते हैं तो बाई सेल लिखते हैं। तो वैसे ही अगर आप इनकम टैक्स के पर्पज से बोलोगे कि आपने स्पेशल रिजर्व में से कोई अमाउंट निकाल लिया तो वो आपकी डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, जो कि आपको पता है सेक्शन 41 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो नीचे यही कवर कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्पेसिफाइड एंटिटी है, ये बोल रहा है स्पेसिफाइड बिजनेस मीन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर। अब देखिए पर्पज क्या है, ये
ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कि अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 के अकॉर्डिंग दे रखा है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है, और ए फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन विच इज़ ए पब्लिक सेक्टर कंपनी और ए बैंकिंग कंपनी और ए कोऑपरेटिव बैंक। अब देखिए कोऑपरेटिव बैंक बोलता है, उसके बाद क्या बोलता है, अदर देन। तो ये नहीं होने चाहिए, ये तो हमने ऊपर पढ़े कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी ना हो, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ना हो। अगर ये होंगे तो इन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी स्पेशल रिजर्व की, ठीक है, तो इन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसके अलावा जो भी है उनको डिडक्शन क्या मिलेगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिलेटेड उनका बिजनेस है, और बोल रहा है वो किसके लिए है, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं। इसका मतलब किसान को दे दिया। आपको पता है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन किसको देगा लोन, किसी न किसी पर्सन को देगा, तो किसके लिए दे रहा है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, तो किसान को दे दिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ऐसे हो गया, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन इंडिया, तो कोई पर्टिकुलर बिजनेस है जो कि क्या कर रहा है, हाईवे प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, रोड में, बिल्डिंग में, सॉरी रोड में, डैम्स में, टोल प्लाजा, इस तरीके से मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बताई थी, वाटर फैसिलिटी, हाँ, इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई व्यवस्था, तो मैंने आपको बताया था उन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में अगर वो लगा हुआ है, उसके डेवलपमेंट में वो बिजनेस लगा हुआ है, और जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन उस बिजनेस को क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको स्पेशल रिजर्व की डिडक्शन मिल जाएगी, किसको, उस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को। वैसे ही जो बिजनेस है वो किस में लगा हुआ है, यानी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे रहा है तो वो किसको दे रहा है, डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग इन इंडिया। तो जो भी बिजनेस क्या कर रहा है, हाउसिंग डेवलप कर रहे हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से इंडिया में डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए लोन दे रहे हो, तो आपको स्पेशल रिजर्व की डिडक्शन मिल जाएगी। वैसे ही देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउसेज इन इंडिया फॉर रेसिडेंशियल पर्पजेज। अब इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि ABC नाम की आपकी एक हाउस फाइनेंसिंग कंपनी है, ABCHF कंपनी, ABC हाउस फाइनेंसिंग कंपनी है आपकी, ठीक है। आपने जिस पर्सन को लोन दिया है, मान के चलिए XYZ बिजनेस को आपने लोन दिया है, तो क्यों दिया है, क्योंकि वो क्या करता है, रेजिडेंशियल हाउसेज बनाने का काम कर रहा है, उसको खरीदने का काम कर रहा है इंडिया में। तो जिसको आपने लोन दिया है उससे रिलेटेड आपको क्या मिलेगी, इनकम, इंटरेस्ट, ये सब कुछ मिलेगा, सीधी सी बात है। प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा, लेकिन आपको फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि सामने वाला आपको क्या करेगा, इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेगा। तो आपका फ़ायदा क्या हुआ, आपको स्पेशल रिजर्व की डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि उस XYZ बिजनेस का काम क्या है इंडिया में, रेसिडेंशियल हाउसेज को बनाने का या परचेज करने का। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लोन देने का काम कर रहा है। तो ये मत सोचना, देखिए साथ में सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर, तो इसका मतलब इनका बिजनेस लॉन्ग टर्म फाइनेंस देने का है, इनका बिजनेस लॉन्ग टर्म फाइनेंस देने का है, इन पर्पज के लिए, इन पर्पज के लिए, ठीक है। इसी तरीके से बोल रखा है एनी अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग ए पब्लिक कंपनी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन इंडिया। इसका मतलब चाहे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन 272 हो, ठीक है, या पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, या बोल रहा है कोई भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, अगर उसमें डेवलपमेंट का ये वाला पार्ट आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसको स्पेशल रिजर्व के फॉर्म में डिडक्शन मिल जाएगी। फिर बोल रहा है लॉन्ग टर्म फाइनेंस मींस एनी लोन और एडवांसेस वेयर द टर्म्स अंडर विच मनीज आर लोन और एडवांस प्रोवाइड फॉर रीपेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देयर ऑफ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर। इसका मतलब जिनको भी आपने लोन दिया है, आपका बिजनेस ये है, और आपने जिनको भी लोन दिया है तो 5 साल से कम का नहीं दिया, 5 साल या उससे ज़्यादा का ही दिया है। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिलेगा उसका पूरा पेमेंट कब मिलेगा आपको, 5 साल या उसके बाद। तो 5 साल से कम मैच्योरिटी का पीरियड नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। फिर इसके बाद देखिए बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑन विड्रॉल फ्रॉम स्पेशल रिजर्व, ये मैंने आपको बता दिया कि डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। तो बोल रहा है एज पर सेक्शन 41 सबसेक्शन 4A इफ ए डिडक्शन हैज़ बीन अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड अंडर दिस सेक्शन एनी अमाउंट सब्सिक्वेंटली विड्रॉन फ्रॉम सच स्पेशल रिजर्व। क्योंकि आप सोचिए कि आपने PNL टू स्पेशल रिजर्व कर लिया, ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, जब आप बोलते हो ट्रांसफर टू रिजर्व तो ये होता है टू स्पेशल रिजर्व, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, PNL से रिजर्व में डाल रहे हो, तो PNL से कुछ हिस्सा ले रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने विड्रॉन कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व हो गया, कि रिजर्व से निकाल लिया, तो वो इनकम मान लिया जाएगा और वो बाई साइड में आ जाएगा। जैसे नॉर्मल बाई सेल करते हैं तो उसके साथ ये बाई इनकम भी मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेल नहीं है, जनरली क्या है, लोगों का काम क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने का, तो उनकी इनकम क्या होती है, बाई इंटरेस्ट। तो बाय इंटरेस्ट के साथ जो बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व है, यानी स्पेशल रिजर्व का जो पार्ट निकाला है, वो भी इनकम का पार्ट बन जाएगा। तो ये यही बोल रहा है फ्रॉम सच स्पेशल रिजर्व शैल बी डीम टू बी प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सच विदड्रॉल। अब ये बोल रहा है कि जिस साल आपने निकाला उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे आपका बिजनेस कंटिन्यू हो चाहे नहीं हो, यानी बिजनेस बंद भी हो गया, बिजनेस आप कैरी नहीं कर रहे हो, तब भी वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। कह रहा है द अबव रूल होल्ड्स गुड
इवन इफ द बिजनेस इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस इन द ईयर ऑफ सच विड्रॉल। सिंपल सा वर्ड। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग अमॉन्ग एम्प्लॉय, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1.9। देखिए तो इसमें नॉर्मल ये बोल रहा है कि परिवार नियोजन एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो उनके प्रमोशन करने के लिए जो भी एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है वही हम दो हमारे दो, सीधी सी बात है। तो जो प्रमोशन की बात कर रहा है तो उसके जो भी खर्चे होंगे वो भी अलाउड हो जाएंगे, तो उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी अलाउड हो जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएगा, जब से एक तरीके से प्रीवियस ईयर में ये पर्टिकुलर फैमिली प्लानिंग का पार्ट इंकर किया है किसने, कंपनी ने। कह रहा है एप्लीकेबल टू कंपनी ओनली, पर्पज ऑफ सच एक्सपेंडिचर मस्ट हैव बीन इंकर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग अमॉन्ग इट्स एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड बात कर रहा है, ये नहीं कि बाहर कहीं पे भी पब्लिक से रिलेटेड बात कर रहा है, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड। अब देखिए क्वांटम ऑफ डिडक्शन में क्या बोल रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फुली अलाउड एज डिडक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज़ इंकर्ड। सीधी बात, वेयर डिडक्शन इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अंडर दिस सेक्शन, तो नो डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 32 और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है तो इस केस में बोल रहा है कि जो भी, अब देखिए इससे रिलेटेड तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मशीनरी अगर है कोई परचेज की है तो उस केस में बोल रहा है कि जो ये डेप्रिसिएशन की डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट की आपने डिडक्शन ले ली है, या किसी और भी प्रोविजन में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है और वो एक बार में किया जाता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हो गया, क्योंकि आप हर साल नहीं कर रहे हो, हर साल कर रहे हो तो हर साल डिडक्शन मिल रही है, क्योंकि किसके फॉर्म में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन एक बार में सारा कर रहे हो तो आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट में 5 बार में मिल जाएगी। अब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करो तो बोल रहा है जैसे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट था सेम वैसे ही होगा। वैसे ही बोल रहा है कि सेल ऑफ असेट एक्वायर्ड फॉर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी एसेट एक्वायर की थी अगर उसको बेच देते हो तो जैसे साइंटिफिक रिसर्च की एसेट को बेचने का ट्रीटमेंट था सेम वैसे होगा। तो मैंने आपको दोनों कवर करवा दिए, एक बार जाके देख लेना, नहीं तो वही है टाइम वेस्टेज है कि मैं यहाँ पे भी बताऊँ और वहाँ पे भी बताऊँ, तो एक बार वहाँ पे जाके देख लेना, सेम टू सेम पार्ट आएगा। ठीक, अब देखिए बोल रहा है एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए कॉरपोरेशन और ए बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1, और ये अपना कौन सा है 12 पॉइंट। अब देखिए बोल रहा है एनी एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर में होना चाहिए। तो बोल रहा है एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए कॉरपोरेशन और ए बॉडी कॉर्पोरेट बाय वॉट एवर नेम कोल्ड, अगर इसको जो कॉन्स्टिट्यूट किया है या जो ये स्थापित हुई है किसके थ्रू, सेंट्रल एक्ट यानी केंद्रीय अधिनियम के थ्रू, स्टेट एक्ट यानी राज्य अधिनियम के थ्रू, या प्रोविंशियल एक्ट यानी प्रांतीय अधिनियम के थ्रू। Such corporation or body corporate having regard to the objects and purposes of the respective act is notified by the central government in the official gazette for the purpose of this clause। तो बोल रहा है कि ये जनरली क्लोज जो लेके आया है इनके रिलेटेड जो ये कॉरपोरेशन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, इनका क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या पर्पज रहेगा, ये ऑफिशियल गजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया हो, किसमें, ऑफिशियल गजट में। द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पजेस, जो भी ऑब्जेक्ट्स या पर्पज इन कॉरपोरेशन या बॉडी कॉर्पोरेट के बताएं उनके लिए ही एक्सपेंडिचर इंकर किए गए हों। ठीक है, तब ये बोल रहा है शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, तभी जाके एक्सपेंडिचर क्या होंगे, डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ होंगे। मतलब जिसके लिए बिजनेस एस्टेब्लिश किया है उसी पर्पज़ के लिए एक्सपेंडिचर होने चाहिए, तब जाके अलाउ होंगे। तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं, इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है मैं तो बोलूँ, क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर आपका आएगा भी तो इतना सारा पार्ट है, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो आएगा। अगर आप देखोगे छोटे छोटे पार्ट है तो ये तो वैसे ही समझ में आ जाते हैं। जैसे ये बोल रहा है क्रिएट गारंटी फंड ट्रस्ट, तो ये बोल रहा है एनी सम पेड बाय पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पेसिफाइड क्रिएट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। अब ये डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ है, सिंपल सा पार्ट। क्योंकि देखिए इसमें सिंपल सा पार्ट क्या है कि एक ट्रस्ट डीड होगी, जनरली उसके थ्रू एक ट्रस्ट बन गई, ठीक है, इसका ट्रस्टी अपॉइंट हो गया, तो यहाँ पे जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की हेल्प हो सके, क्योंकि उनको जब भी फाइनेंस की लोन की ज़रूरत हो तो इनके थ्रू, फंड के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा। वैसे ही बोल रखा है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, याद रखना कि आपका बिजनेस होना चाहिए, जैसे आप सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हो, परचेज सेल का काम कर रहे हो, तो आपको पता है कि जो भी इनकम है या जो भी सेल का पार्ट है आप बाय में दिखा रहे हो, जो भी परचेज कर रहे हो आप टू में दिखा रहे हो। जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिंग पीनल सोचते हैं, तो वैसे ही जो भी आपने ये परचेज सेल से रिलेटेड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पे किया होगा तो आप टू साइड में दिखा सकते हो
क्योंकि आपने जो भी इनकम कैलकुलेट की है वो पीजीबीपी के अकॉर्डिंग की है, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल बनाया हुआ है उसके थ्रू की है, और आपने बाय साइड में अपनी सेल इनकम जो भी दिखा रखी है उससे रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो सिक्योरिटी का जो टैक्स होगा वो भी आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपकी पीजीबीपी की इनकम से रिलेटेड नहीं है तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एनी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड बाय associate ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन इज इंक्लूडेड इन द इनकम कंप्यूटेड अंडर द हेड पीजीबीपी। इसका मतलब जैसे मैंने ट्रेडिंग पीएनएल बोला तो बाय साइड में आपने इनकम के फॉर्म में दिखा रखा है, तब जाके आप 2 STT कर पाओगे, यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कर पाओगे। एक तरीके से आप देखिए जब स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके हिसाब से क्या बोलोगे, वो अलाउड है। तो आपको क्या करना है, अगर वो लेस हो रखा है तो वापस से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका वो इनकम फ्रॉम पीजीबीबी का पार्ट नहीं होता, कहने का मतलब आपका काम नहीं है, आप नॉर्मल क्या कर रहे हो, इन्वेस्टर के फॉर्म में काम कर रहे हो, आपका बिजनेस कुछ और है, तो आपने इनकम के फॉर्म में दिखाया ही नहीं होगा, यानी पीजीबीपी के फॉर्म में नहीं दिखाया होगा, आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाया होगा। जैसे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने सिक्योरिटी को बेचा तो आपने कैपिटल गेन के फॉर्म में दिखाया होगा। तो जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है वो आपको पीजीबीपी में अलाउ नहीं होगा, क्योंकि आपका वो बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो आपकी इनकम भी होगी, बाय में भी दिखाओगे, तो उसका जो खर्चा है, जो टैक्स है, वो भी आप 2 में दिखाओगे। इसका मतलब ये कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में भी सेम यही पार्ट है, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में भी सेम यही पार्ट है, देख लेना पढ़ के, सिंपल सा है। अब देखिए दे रखा है परचेज ऑफ शुगर कैन सेक्शन 36 सबसेक्शन 1, ये दे रखा है अपना कितना होता है ये 17, कितना है 17। अब देखिए बोलो द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर फॉर परचेज ऑफ शुगर कैन एट ए प्राइस विच इज इक्वल टू और लेस देन प्राइस फिक्स्ड और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट शैल बी अलाउड। देखिए इसमें जनरली ये बोल रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि शुगर को बनाने के बिजनेस में लगी हुई है, तो उसके लिए वो रॉ मेटेरियल क्या खरीदती है, शुगर कैन, गन्ने खरीदती है। तो बोल रहा है कि गन्ने की प्राइस एक तरीके से एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अलाउ हो जाएगी, डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो जाएगी, कितनी, जितनी गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स की है उतनी, या उससे कम में अगर आपने प्राइसेस पे की है, सीधी सी बात है। जैसे गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दी थी कि 10 रुपीज़ पर शुगर कैन, मैंने तो ऐसे एग्जांपल बताया, जरूरी नहीं जो भी हो, तो 10 रुपीज़ पर शुगर कैन, तो आपने जितने भी खरीदे उसके हिसाब से हो गया। तो जैसे अगर आपने 8 रुपीज़ में ख़रीदे, 9 रुपीज़ में ख़रीदे, तो उतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने जानबूझ कर 12 रुपीज़ दिखा दिए तो उतनी आपको नहीं मिलेगी डिडक्शन, आपको 10 रुपीज़ पर शुगर कैन ही मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये प्राइस फिक्स कर दी है। तो ये बोल रहा है इक्वल टू और लेस, तो इक्वल टू यानी 10 रुपीज़ या उससे कम भी मिल सकती है, क्योंकि आपने उससे कम में खरीदोगे। लेकिन ज़्यादा में खरीदे तो ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके लिए फ़िक्स प्राइस कर रखी है, तो उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा। अब देखो दे रखा है लॉस एज पर ICDS, इसका मतलब क्या है, देखिए फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ ये आपके पास होती है, तो आपको पता है कि आपने जैसे 2 महीने बाद 2 महीने पहले खरीदी और 2 महीने बाद उसकी वैल्यू जरूरी नहीं है वैसी हो, तो आपको मार्क टू मार्केट अप्रोच अपनानी पड़ती है, जिसके बेसिस पे आप क्या बोलते हो कि जो भी करंट असेट्स आपके पास या जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसकी आज के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या रहेगी, यानी अगर उसको आप एक्सचेंज करोगे तो उससे आपको कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जो आप एक्सपेक्टेड लॉस सोच रहे हो, ठीक है, या मार्क टू मार्केट लॉस के अकॉर्डिंग सोच रहे हो, तो वो भी आपको अलाउड हो जाएगा अगर आपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंप्यूट किया है। ICDS का मतलब क्या था, इनकम कंप्यूटिंग एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजिंग स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका लॉस आ रहा है वो आपको अलाउड हो जाएगा। मार्क टू मार्केट लॉस और अदर एक्सपेक्टेड लॉस एज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद ICDS शैल बी अलाउड। अब देखिए दे रखा है जनरल डिडक्शन, अभी हमने देखा वो सारी की सारी स्पेसिफिक थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके नाम दे रखे थे, जैसे बैड डेट्स का पार्ट था, ठीक है, अभी जो आज हमने देखा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का पार्ट था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, तो वो स्पेसिफिक उनके लिए सेक्शन दे रखे थे, तो वो स्पेसिफिक डिडक्शन थे, क्योंकि सबके लिए अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं। लेकिन जो इनमें कवर नहीं होते हैं तो वो किस में जाएंगे, जनरल डिडक्शन में जाएंगे। अब जनरल डिडक्शन के लिए क्या बोल रहा है, पिछले साल एक्सपेंस होने चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने चाहिए, पर्सनल नहीं होने चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए, ऐसे एक्चुअल होने चाहिए, ये नहीं कि फिक्टिशियस हो। तो यहाँ पे यही पार्ट दे रखा है, ये बोल रहा है एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन एनी प्रोविजंस, जो कि हमने पहले पढ़े, जैसे सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन हमें पता है, ठीक है। अभी जैसे हमने सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 इसका 0.6 देखा बैड डेट्स का, बैड डेट्स की रिकवरी, चलो वो तो इनकम का पार्ट है, लेकिन बैड डेट्स देखा, इसके अलावा उन्हें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स देखा, तो हमें पता है कि उनके स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे हैं। तो बोल रहा है कि इनको छोड़ के एंड फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। तो ये बोला इट मस्ट बी रियल, ये रियल होने चाहिए, एंड नॉट नोशनल, फिक्टिशियस, ऑन इन ल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और ये नहीं कि प्रॉफिट के बदले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉफिट के बदले बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, तो जनरली वो वाला पार्ट नहीं आएगा,
ठीक है, वो वाला पार्ट नहीं आएगा। रियल में खर्चे होने चाहिए, इट मस्ट बी रियल एंड नॉट नॉशनल, रियल होने चाहिए। इट मस्ट बी एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द असेसी। असेसी जो बिजनेस और प्रोफेशन चला रहा है उसके लिए ही ये खर्च होने चाहिए, होली एंड एक्सक्लूसिवली, पूरे के पूरे। इट मस्ट हैव बीन इंकर्ड इन द प्रीवियस ईयर। इट मस्ट नॉट बी ए पर्सनल एक्सपेंडिचर। इट मस्ट नॉट बी ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। इट मस्ट बी लॉफुल एंड नॉट हैव बीन इंकर्ड बाय एनी पर्पज विच इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ। अब देखिए प्रोहिबिटेड का एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होती है या हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, वो क्या करते हैं, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, मतलब डॉक्टर एक तरीके से ही हो गए या क्लिनिक हो गया, तो उनको क्या करते हैं, फ्रीबीज प्रोवाइड करते हैं, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़, गुड्स या कोई ना कोई गिफ्ट विफ्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जब वो ये फ्रीबीज या पर्क्स दे रहे हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर को, तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर की क्या है, क्योंकि देखिए वो लॉ के थ्रू प्रोहिबिट है, मना है। तो अगर ये पता चल गया, वैसे तो क्या होता है, देखो आपको पता है कि इलीगली तो सब होता है, लेकिन देखिए ये बोल रहा है कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो मैं तो थियोरेटिकली बता रहा हूँ आपको। तो थियोरेटिकली क्या बोल रहा है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो भी ये मिल रहा है फ्रीबीज, ये वो उसकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। ठीक है, और जिन्होंने दिया है उनको खर्चों के फॉर्म में ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक केस भी अराइज हो चुका है, नीचे कवर है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए टैक्स पॉइंट में क्या दे रखा है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी खर्चा कर रही है तो वो एक्सपेंडिचर के फॉर्म में नहीं माना जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में शायद बता दिया था, जैसे पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, एजुकेशन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड खर्चे करना। तो आपको पता है कि उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज रोक के रखना पड़ता है, किसके फॉर्म में, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में। तो ये बोल रहा है एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एन एसएससी ऑन द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू इन सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एसएससी फॉर द पर्पजेज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब देखिए जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया वो ये वाला है, द क्लेम ऑफ एनी एक्सपेंस इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग एनी गिफ्ट, ट्रैवल फैसिलिटी, हॉस्पिटलिटी, कैश और मॉनेटरी ग्रांट और सिमिलर फ्रीबीज in violation of the provisions of Indian Medical Council, Professional Conduct, Etiquette and Ethics Regulations 2002 shall be inadmissible under Section 37 Subsection 1 of Income Tax Act, being an expenses prohibited by the law। तो ये बोल रहा है क्योंकि देखिए इंडियन मेडिकल काउंसिल यानी आपने किसी लॉ के प्रोविजन को क्या करा है, वॉयलेट किया है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चों को आप क्लेम कर रहे हो वो अलाउ नहीं होगा। तो किन को नहीं होगा, जो भी हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्री है, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को या जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है उनको क्या करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो उनके लिए वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। तो बोला दिस डिसअलाउंस शैल बी मेड इन द हैंड्स ऑफ सच फार्मास्यूटिकल्स और एलाइड हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्री और अदर एसएससी which has provided said freebies and claimed it as a deductible expenses in its account against income। वो क्या बोल रहे हैं कि इन इनकम से रिलेटेड जो भी हमने कमाई है उससे रिलेटेड ये खर्चे किए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये खर्चे अलाउड नहीं होंगे। फर्दर जिनको मिला है उनके लिए मैंने क्या बताया, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये बोल रहा है फर्दर द सम इक्वलेंट टू वैल्यू ऑफ फ्रीबीज एंजॉयड बाय द अफोरसेड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब जो भी डॉक्टर है, और प्रोफेशनल एसोसिएशन जो भी हॉस्पिटल है, इज ऑल्सो टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज द केस में बी। सर्कुलर 05/2012 डेटेड 1 अगस्त 2012। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर एटसेट्रा ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। तो जैसे बोल रहा है कि कोई स्मृति चिन्ह होता है पॉलिटिकल पार्टी का, कोई ब्रोशर होता है, कोई पत्रिका होती है, कोई पैम्पलेट होता है, ये बोल रहा है, कोई भी मैगजीन होती है, तो उस पर जनरली एक्सपेंडिचर करो, कह रहा है एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एन एसएससी ऑन एडवर्टीजमेंट इन एनी सोवेनियर, ब्रोशर, ट्रैक्ट, पम्पलेट और लाइक पब्लिश्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी इज डिसअलाउड। इसका मतलब और इसी टाइप के और भी जो पत्रिकाएँ या न्यूज़पेपर, मैगजीन वैगजीन जो भी आती है, उसमें अगर एडवर्टीजमेंट दे रहे हो आप, तो आप जानबूझ के क्या कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर सेक्शन 40 यहाँ पे बोल रखा है। अब देखिए मेरे हिसाब से डिसअलाउड एक्सपेंडिचर में ज़्यादा पार्ट आएगा, तो आज की वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो इसको अगली वीडियो में ही कवर करेंगे, क्योंकि इसको एक साथ कवर करेंगे नहीं तो आधा पार्ट आपका रह जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, बाकी जो पार्ट है वो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अब इसकी जो आपकी वीडियो बनेगी वो अराउंड 5-6 और बनेगी, क्योंकि अभी हमारे 45 अराउंड पेज हुए हैं। तो जैसे ये कवर हो जाते हैं उसके बाद इसके क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा, फिर उसके बाद हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का पार्ट कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।